एपिसोड में हमने बात की थी कि आरसीएम की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद हमने बात की थी कि आरसीएम का नामांकन यानी आरसीएम का नाम कैसे पड़ा। और आज हम अनसुने किस्से का तीसरा एपिसोड लेकर आपके बीच में आए। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी और अब ये डिसाइड हो चुका था कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगी और डायरेक्ट सेलिंग में ये बिजनेस करेगी। और ये भी डिसाइड हो गया था कि नाम क्या रखा जाए और नाम भी आरसीएम सेलेक्ट हो गया। दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि शुरुआत कैसे हो। दोस्तों, मजे की बात यह है कि उस समय हम कंपनी में लगभग 70 कर्मचारी काम करते थे ऑफिशियल स्टाफ के अंदर। और सभी लोग कुछ लोग तो इसके अंदर इंटरेस्ट थे और कुछ लोगों ने इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि एक ऑफिस में माहौल बन चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी चालू होगी, उसके अंदर बहुत पैसा मिलने वाला है। और कुछ लोग बिना विजन के और कुछ लोग विजन के इस बिजनेस के अंदर आने के लिए तैयार थे। लेकिन अब क्योंकि 70 आदमी एक साथ तैयार थे, अब ये पता नहीं चल पा रहा था कि 70 आदमी को कोई लेके नहीं आया था। 70 के 70 ही आदमी, सारे के सारे आदमी ही कंपनी के ही डिसाइडेड थे। तो अब यहाँ पर एक चैलेंज आ गया कि कैसे अपलाइन और डाउनलाइन डिसाइड हो, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, क्योंकि सबको एक साथ ही ज्वाइन करना था 70 ही आदमियों को। तो दोस्तों, क्योंकि मैं भी उस समय कंपनी में काम करता था और काफी मशक्कत हुई, क्योंकि जो लोग बोलने में तेज थे वो कहते थे कि हम अपलाइन बनेंगे और कुछ लोग जो भोले वाले थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। इस वजह से बड़ा चैलेंज आ रहा था और अंतोगत थोड़ा तनाव हो गया था और ये नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में कौन जो है अपलाइन बनेगा कौन डाउनलाइन होगा। इसके लिए एक बार फिर मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद मैंने एक सजेशन दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं कंपनी में थोड़ा सा बोलने में थोड़ा होशियार था, मार्केटिंग का आदमी था, तो लोग मेरे पर फेथ भी करते थे, मेरी बात भी मानते थे। तो मैंने एक सजेशन दिया कि देखो, जो भी लोग सीनियर हैं वो ऊपर रहेंगे, जो लोग जूनियर हैं जो नीचे रहेंगे, ताकि कोई विवाद पैदा न हो। सीनियर और जूनियर का परिभाषा यही है कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिसकी सैलरी नीचे है, कम है, वो नीचे रहेगा। और दोस्तों, अल्टीमेट ये डिसाइड हुआ कि कंपनी के सारे आदमी को सैलरी वाइज लगा दिया हमने और मेरा भी नंबर आ गया था उसके अंदर। मेरे बॉस इमीडिएट मिस्टर प्रहलाद राय जी थे और 2-3 अकाउंट्स के लोग, टेक्नोलॉजी के लोग और थे जो मेरी अपलाइन थे। लेकिन अब बात आई थी कि हम लोगों को तो डायरेक्ट सेलिंग की कोई गणित पता नहीं थी, तो कौन जो है सबसे टॉप पर रहे। तो दोस्तों, अल्टीमेट उस समय बीसी छाबड़ा जी यानी भागचंद जी छाबड़ा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में काम करते थे। केसी छाबड़ा जी भी डायरेक्ट सेलिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते थे और दोनों ही अभी वो आरसीएम करने में रुचि नहीं ले रहे थे। तो अब बात आई कि भाई रुचि ले या ना ले, लेकिन क्योंकि अब कंपनी चालू हो रही है तो सीनियर आदमियों का साथ होना चालू जरूरी है। तो टीसी छाबड़ा जी ने सजेशन दिया कि बीसी छाबड़ा जी और केसी छाबड़ा जी के पास थोड़ा सा अनुभव है काम का, इसलिए इनको हमें ऊपर लगाना चाहिए। और हम सब लोग इसके अंदर सहमत भी थे। हमें जानते थे कि अच्छी तरह से कि डायरेक्ट सेलिंग का हमारे पास अनुभव नहीं है, अगर अपलाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ज्यादा मजा आने वाला है। और अल्टीमेट सबसे टॉप पर एक आईडी डाली गई सीमा छाबड़ा जी की, जिसे हम कैलाश जी छाबड़ा की वाइफ कहते हैं। आज की तारीख में आरसीएम के जो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो केसी छाबड़ा जी हैं और उनके नीचे भागचंद जी छाबड़ा हैं। फिर छाबड़ा फैमिली के लगभग 20 लोगों की ज्वाइनिंग है। उसके बाद बेरुदान जी कारवा जो मेरी अपलाइन है, उस समय क्योंकि बेरुदान जी कारवा तिलोक जी के काफी घनिष्ठ मित्र थे और इस वजह से टीसी छाबड़ा जी ने उनका नाम भी ऊपर डाला। और उसके बाद प्रहलाद जी और उसके बाद मैं, प्रहलाद राय जी जो मेरी अपलाइन थे। इस तरह से एक लेग स्ट्रक्चर बना और लेग स्ट्रक्चर पर हमने काम करना चालू किया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो डिसाइड हो गया था कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, लेकिन बात आ रही है सॉफ्टवेयर की। ये समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग का सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। हमारी कंपनी में उस समय ईडीपी स्टाफ हुए थे मिस्टर विजय जी। और विजय जी जो है उन्हें बताया गया कि इस तरह से आपको डिफरेंस कमीशन के आधार पर रॉयल्टी और टेक्निकल इस तरह से निकालना है, डिफरेंस कमीशन भी निकालना है। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया। लगभग 10-15 दिन, 10 एक दिन लगे होंगे। 10 दिन के बाद उन्होंने सिर्फ डिफरेंस कमीशन का सॉफ्टवेयर बना दिया, रॉयल्टी का सॉफ्टवेयर नहीं बन पा रहा था। उसी समय टीसी छाबड़ा जी के कोई मित्र थे, उन्होंने टीसी छाबड़ा जी को राय दी कि मेरे जो ब्रदर हैं वो कानपुर में रहते हैं और कंप्यूटर का ही काम है,
अगर आप कहें तो वो एक्सपर्ट आदमी है और निश्चित रूप से वो इस सॉफ्टवेयर को बना लेंगे। और तभी दोस्तों टीसी छावड़ा जी ने उन्हें इनवाइट किया कानपुर की टीम को, जिसमें मिस्टर अरुण जी, गौड़ साहब, अशोक जी, ये 3-4 लोगों की टीम आई कानपुर से और उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने पर काम किया। 10-15 दिन में पहली बार सॉफ्टवेयर बना जिसमें रॉयल्टी तक की कैलकुलेशन आई थी, अभी टेक्निकल की जरूरत भी नहीं थी। तो अब बात आ रही थी कि आगे कैसे बनेगा, तो बात यहाँ आई कि एक बार शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि अभी कोई हाल में कोई रॉयल्टी एचआर तो बनने वाला नहीं है, कोई टेक्निकल एचआर तो बनना नहीं है, तो क्यों नहीं इसी की शुरुआत कर दें। और दोस्तों जब ये कंपनी चालू हुई थी तो वास्तव में मजे की बात है, 2 महीने तक टेक्निकल अचीव बनने का या टेक्निकल कैलकुलेशन करने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना था। बिना टेक्निकल कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर पर कंपनी ने 2 महीने तक लगातार रन किया और अल्टीमेट उसके बाद बहुत सारी कहानियां घटी, जो अगले एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे। हम आपके साथ ये बात करेंगे कि शुरुआती प्रोडक्ट में क्या क्या समस्याएं आई थी, टेक्निकल जो बोनस निकालने के जो सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आई थी, और अल्टीमेट कंपनी का जब पहले महीने टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ, कितने टर्नओवर से पहले मैंने शुरुआत की थी। आज सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर कंपनी का है, लेकिन शुरुआत तो कुछ चंद लाख रुपए से हुई थी। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिल रहा है, आप लगातार इस एपिसोड को देखते रहें। इतिहास जानने से सीख मिलती है और इसीलिए इस एपिसोड को हम लेकर आए हैं कि हम इतिहास की बात करें जिससे हम कुछ सीखें और अल्टीमेट निश्चित रूप से हम हर जैसे जैसे बिजनेस चालू हुआ 1 साल से लेकर 20 साल तक की स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को अपनी टीम में जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर उसमें शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।